Hello everyone, I again welcome you all to my channel Education World. And as we are discussing the chapter The Rise of Nationalism in Europe, so today what we are going to discuss, any guesses? Okay, so let's see that what we are going to discuss today. Oh, that is the topic, the revolutionaries. So here what you will see, let's go back a little bit to the previous topic because that will be easy for you to connect this topic to the previous one. In the last class, what we have seen that the new conservative regime was set up in 1815 again in European society, because Napoleon defeated in 1815 in the Battle of the Waterloo, and after that the conservatives again came into power and they restored the monarchy system in European society. So here you will see, and we have also discussed in the previous class that the revolutionaries were not happy with this, क्योंकि जिस लड़ाई के लिए वो लड़ रहे थे, जिस फ्रीडम के लिए वो लड़ रहे थे इतने लंबे टाइम से, फ्रांस को इवन उन्होंने फ्री भी करवाया, लेकिन फिर से दोबारा से वही मोनार्की सिस्टम, सो दे वर नॉट हैप्पी एट ऑल बाय ऑल दिस. सो लेट्स सी, वो शांत तो बैठने वाले नहीं थे बिल्कुल भी. वो चाहते थे दोबारा कि अच्छा अभी कंजर्वेटिव्स का टाइम है, कोई नहीं, इनको हटाया जाएगा और दोबारा से फिर हम अपने यूरोपियन सोसाइटी के स्टेट्स को फ्री करवाएंगे. सो लेट्स सी हियर, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रगल ऑफ दीज पीपल अगेन, कि कैसे ये जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे इन्होंने अपने स्टेट्स को फ्री करवाया अगेन मोनार्कियल सिस्टम से. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. So look here on the screen, drove many liberal nationalists underground. So that was the thing कि जब conservatives power में आए तो जो revolutionaries थे उनको लगा कि अभी this is not the right time कि जब आप act कर सको, जब आप basically react कर सको इस situations के ऊपर कि conservatives दोबारा से power में आए. So उन्होंने सोचा कि ये सही टाइम है कि इस टाइम पर आप थोड़े शांत रहो, अंडरग्राउंड रहो, चीज़ों को समझो और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, साइलेंटली कुछ प्लान करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, बेसिकली एक बम फोड़ेंगे और उस बम के थ्रू हम फ्री करवाएंगे किसको, यूरोपियन स्टेट्स को. सो लेट्स सी हियर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज आप देखोगे वो क्या कर रहे थे, बेसिकली अंडरग्राउंड होके भी वो शांत नहीं बैठे थे कि चलो रेवोल्यूशन आपकी कंजर्वेटिव रिजीम आ गई है तो हम चलते हैं यहाँ से. नहीं, बल्कि वो क्या हुए, अंडरग्राउंड हुए, लेकिन यहाँ पर वो एक प्लानिंग भी कर रहे थे ताकि वो दोबारा से इस सिस्टम को खत्म कर सके, एंड दैट वाज डन. तो जब ये अंडरग्राउंड थे, जब बेसिकली विजिबल नहीं थे सोसाइटीज में, अंडरग्राउंड हो गए, तो उन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज को एस्टैब्लिश किया. इन सीक्रेट सोसाइटीज को एस्टैब्लिश करने का एम क्या था इन रेवोल्यूशनरीज को? सो दैट यू विल सी हियर, द एम वाज टू ट्रेन द रेवोल्यूशनरीज, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे, सो दैट वी विल करेक्ट. तो आप यहाँ पर देखोगे, द एम ऑफ द सीक्रेट सोसाइटीज वाज टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म एंड अपोज कंजर्वेटिज्म. सो दैट वाज द एम कि सबसे पहले तो रेवोल्यूशनरीज जो है उनको ट्रेन किया जाए कि कैसे एक सही वे में उनको रिएक्शंस करने हैं, उनको बेसिकली एक्शंस लेने हैं अगेंस्ट द मोनार्की सिस्टम. और उसके अलावा जिन लोगों को कि जो नहीं, वी कैन से जो शांत है, उनके अंदर भी कुछ नेशनलिस्ट आइडियाज को डेवलप किया जाए. सो दैट वाज आल्सो द एम ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज. तो ऐसा भी कुछ किया गया कि इन सीक्रेट सोसाइटीज के थ्रू ये भी एम रहेगा कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप किया जाए और उनको ये बताया जाए कि आपको शांत नहीं बैठना है, बल्कि आपको कंजर्वेटिज्म को अपोज करना है और फिर दोबारा से इस सिस्टम को खत्म करना है. सो दैट वाज द एम of these secret societies. They committed to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. So that they continued, क्योंकि पहले से ही उनके ये आइडियाज रहे हैं कि उनको मोनार्की सिस्टम नहीं चाहिए. वो चाहते थे बेसिकली एक लिबरलिस्ट सोसाइटी. सो यहाँ पर आप सेम देखोगे, वियना कांग्रेस के बाद में 1815 की जो हमने वियना कांग्रेस की बात की थी, जिसके बाद में ये कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप की गई थी. सो उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, मोनार्कियल फॉर्म्स को अपोज करते रहेंगे और ये जो नया सिस्टम स्टैब्लिश किया है कंजर्वेटिव रिजीम वियना कांग्रेस के थ्रू, इसके अगेंस्ट हम लड़ेंगे. किसके लिए? लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए. सो दैट वाज द वी कैन से एक्शन ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज एट द टाइम व्हेन द कंजर्वेटिव रिजीम केम इनटू पावर. उसके बाद आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ देम सो द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज ए नेसेसरी पार्ट
ऑफ दिस फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये इन लोगों का मानना क्या था, ये जो रेवोल्यूशनरीज थे इनका मानना ये था कि बेसिकली हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है, नेशन स्टेट्स को क्रिएट करना, वो हमारे स्ट्रगल का मेन पार्ट रहेगा। क्योंकि इसमें आप आगे देखोगे ऐसा किया भी गया कि जो नेशन स्टेट्स थे वहां से मीन्स जो भी स्टेट्स थे उनसे मोनार्की सिस्टम को खत्म किया गया और उनको नेशन स्टेट्स की फॉर्म में स्टैब्लिश किया गया। सो दैट वाज द आल्सो द मोटिव ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज। अब इन्हीं रेवोल्यूशनरीज में से एक नाम जो आप सबको आई होप पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा अपनी क्लासेस में कहीं पर स्कूल्स में एंड ऑल, तो मजीनी का नाम आपने सुना होगा, गुजिपी मजीनी, जो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। और हाँ, इनका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इटली की यूनिफिकेशन में भी इनका मेन रोल रहा है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली हियर कि मजीनी थे कौन, क्या इनका रोल रहा है। वन मार्कर में आ सकते हैं कि कौन कौन से सीक्रेट सोसाइटीज मजीनी ने सेटअप की हैं। सो प्लीज अंडरलाइन करते रहना अपनी बुक्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को। So you will see here, Mazzini, as we have discussed, he was an Italian revolutionary. He born in Genoa when in 1804, and the basically Mazzini का भी यही मानना था कि जो नेशन स्टेट्स हैं वो नेसेसरी हैं, और उसने भी क्या किया, मोनार्की को अपोज किया। तो उसका भी यही बिलीव था कि नेशन स्टेट्स को स्टैब्लिश करना, दैट इज द मेन मोटिव, और मोनार्की सिस्टम को खत्म किया जाए, क्योंकि उसी के लिए तो हम लड़ते आ रहे थे, लेकिन ये तो दोबारा से सत्ता में आकर के बैठ गए हैं। सो दिस इज द मेन मोटिव कि इनको दोबारा से हटाया जाए। लुक फॉर द गुजिपी मजीनी joined वन सच सोसाइटी ऑफ कार्बोनेरी। सो उन्होंने इवन खुद एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया और दूसरे लोगों को इंस्पायर किया कि वो भी सीक्रेट सोसाइटीज को स्टैब्लिश करें और ज्वाइन करें। सो किन किन एरियाज में मेनली आप देखोगे, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में, वहां पर लोगों को इंस्पायर किया गया कि वो सीक्रेट सोसाइटीज को ज्वाइन करें, इन रेवोल्यूशनरी आइडियाज को स्प्रेड करें और ज्यादा से ज्यादा अपना रोल प्ले करें इन मोनार्की सिस्टम को, या फिर इन राजाओं को, इन किंग्स को दोबारा से भगाने के लिए। कहाँ से, यूरोपियन सोसाइटी से। उसके बाद आप देखोगे हालांकि ये स्ट्रगल मजीनी की बहुत इजी नहीं रही, क्योंकि वो एक यंग मैन थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी किया और उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी किया इटली के यूनिफिकेशन में, लेकिन उनके साथ कुछ बुरा भी हुआ। He was a young man of 24, and at that time what was done with him, he was sent into exile when this was the year of 1831, and for what, यू विल सी हियर, उन्होंने एक रेवोल्यूशन अटेम्प्ट की थी, कहां पर, लिगुरिया में, जिसके लिए उनको एग्जाइल पर भेज दिया गया जब वो केवल 24 ईयर्स के थे। लेकिन फिर भी वो शांत नहीं बैठे, वापस उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने दो और सीक्रेट सोसाइटीज को स्टैब्लिश किया, जिनका नाम आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर। द फर्स्ट वन वाज यंग इटली, पहले भी मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है वन मार्कर के पर्पज से, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेना, या फिर अगर आप की नोट्स अपने बनाते हो तो वहां पर स्टिकी नोट्स की फॉर्म में भी आप इनको लिख सकते हो। सो द फर्स्ट सीक्रेट सोसाइटी दैट यू विल सी वाज द यंग इटली, दैट वाज formed in the Marseilles, and the second one you will see was named as Young Europe. It was formed in Bern. So these were the two secret societies which were established by Mazzini. अब देखो यहाँ पर वो सारी चीजें दोबारा से हो रही हैं कि रेवोल्यूशनरीज फिर से एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने मोनार्कियल सिस्टम को क्या किया, अपोज करना शुरू किया, चाहे वो सीक्रेटली किया, सीक्रेट सोसाइटीज को फॉर्म करके लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया कि हमने ये सिस्टम के सपने नहीं देखे थे, हमने यूरोप को फ्री कराने के सपने देखे थे, तो हम दोबारा तो इन मोनार्क को बेसिकली स्टैब्लिश नहीं होने देंगे लंबे टाइम के लिए। सो जितना जल्दी हो सके इनको यहाँ से भगाना होगा, दोबारा से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स को लाना होगा, इंडिपेंडेंट नेशनल स्टेट्स को स्टैब्लिश करना होगा। एंड दिस वाज द थिंग, बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी कि कंजर्वेटिव्स भी बेचारे कहीं ना कहीं डरे हुए थे कि हाँ ये शांत तो नहीं बैठने वाले हैं, कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही होगी, दैट यू विल सी हियर। एंड दैट वाज द रीजन, आप देखोगे कि क्या हुआ, मजीनी की आइडियाज ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, और बाद में आप देखोगे। सो लेट्स डिस्कस कि हुआ क्या। सो मजीनी का बिलीव ये था
कि God has intended notions to be the natural units of mankind. This is nations actually. तो मजीनी का बिलीव ये था कि जो नेशंस है ना वो नेचुरल यूनिट्स है मैनकाइंड की, तो उनको मोनार्की के अंडर कंट्रोल नहीं होना चाहिए. So it was the belief of Mazzini that Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. तो उनका मानना ये भी था कि जो इटली है वो अलग अलग रूलर्स के कंट्रोल में, अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड है. किसी कोई एक स्टेट दूसरे किंगडम के अंडर में है, कोई दूसरा स्टेट दूसरे किंगडम के अंडर में है. सो इटली के ये जो स्टेट्स थे जिनमें एक जैसा कल्चर था, एक जैसी लैंग्वेजेस को बोला जाता था, उसके बाद भी ये सारे जो स्टेट्स थे वो अलग अलग किंगडम्स के अंडर में थे. तो मजीनी का मानना ऐसा था कि गॉड ने ऐसा कुछ नहीं बनाकर भेजा है कि आप जहां पर चाहो वहां पे रूल करो, बट इट इज द नोशन की नेचुरल यूनिट्स हैं वो तो उनको एक ही रहना चाहिए. सो विद दिस बिलीव आप देखोगे कि उसने क्या किया. It had to be forced into a single unified republic within a wider alliance of nations. So that was the belief of Mazzini कि इसको एक सिंगल स्टेट बनना चाहिए, एक नेशन का फॉर्म देना चाहिए इटली को. ये अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में नहीं बंटना चाहिए अलग अलग किंगडम्स के अंडर. सो दैट वाज द बिलीव ऑफ मजीनी कि इटली को यूनिफाइड कराया जाए, और इसीलिए उन्होंने यूनिफिकेशन में इटली के बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया. सो दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी. उन्होंने कहा कि अगर आप इटली को यूनिफाई करा दोगे तो बेसिकली ये बेस बनेगा किसका, इटालियन लिबर्टी का, तभी लोगों को फ्रीडम मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं. सो दिस वाज द रीजन कि उन्होंने चलो ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली कि चलो इटली को हम क्या करेंगे, एक नेशनल स्टेट बनाकर ही छोड़ेंगे. अब देखो मजीनी इतना पावरफुल पर्सन था कि बेचारे आपके जो कंजर्वेटिव्स थे वो भी डरे हुए थे कि हाँ ये शांत तो नहीं बैठने वाले, कुछ ना कुछ तो करेगा. सो लुक फॉर द मजीनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स. तो कहीं ना कहीं डरा रखा था मजीनी ने ये जो अपोजिशन थी उनकी मोनार्की के अगेंस्ट, जो उन्होंने लोगों को इतना अपने साथ जोड़ा हुआ था. सो कंजर्वेटिव्स कहीं ना कहीं सो नहीं पा रहे थे रातों को कि कभी भी ये कुछ भी कर सकते हैं. इवन आप देखोगे कि ड्यूक मेटरनिक जो बहुत पीछा पकड़े हुए हैं इस चैप्टर का, और आपका पीछे छोड़ने ही नहीं वाला ये, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि बताओ बताओ बच्चों मेटरनिक ने क्या कहा. 3-4 स्टेटमेंट्स ये यहाँ पर दिए बैठे हैं इस चैप्टर में, तो आपको वो सारी लिख लेनी है और देख लेना है कि मेटरनिक ने क्या क्या कहा है. ओके, क्योंकि 1 मार्क आपका यहाँ से मिल सकता है आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है कोई आपके बोर्ड एग्जाम्स में. सो लुक फॉर द मेटरनिक ने यहाँ पर भी मजीनी को कैसे डिस्क्राइब किया, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर. कौन सा सोशल ऑर्डर, जो अभी एग्जिस्टेड था कहाँ पर, यूरोप में, जहां पर आपके रूलर्स, जहां पर आपके मोनार्क रूल कर रहे थे. तो उनके लिए एक एनिमी बताया उन्होंने कि ये जो सोशल ऑर्डर है इसके सबसे डेंजरस एनिमी कौन है, मजीनी. वो बिल्कुल नहीं देख सकते आपको रूल करते हुए यूरोप के ऊपर इस तरह से, आपको हटाएंगे, आपको भगाएंगे यहाँ से. सो दैट वाज द बिलीव ऑफ मेटरनिक. उसके बाद आप देखोगे एज ऑफ रेवोल्यूशंस, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक बेस तो बन चुका है, बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज को फॉर्म किया गया. अलग अलग पार्ट्स में आप देखोगे कि सीक्रेट सोसाइटीज को फॉर्म किया गया. जो आइडियाज थे लिबरल नेशनलिज्म के उसको स्प्रेड किया गया. तो मोनार्की सिस्टम को हटाने के आइडियाज को स्प्रेड किया गया. अब आइडियाज को स्प्रेड तो कर दिया गया, अब ये बेसिकली एग्जीक्यूट कब होगा प्लान, जब आप देखोगे कि बेसिकली कि क्या किया गया, अलग अलग प्लेसेस पर रेवोल्यूशंस को जब लेड किया गया तो आप देखोगे कि किस तरह से मोनार्की सिस्टम को भी हटाया गया. सो अगेन लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक द एज ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ 1830 to 1848, sorry. So look here, it was led by liberal nationalists belonging to the educated middle elite classes. Mainly in these groups were who? The professionals, school teachers, clerks, members of commercial middle classes. So these were the main groups who were basically, were the pioneer, or we can say who were the leaders of these liberal nationalist ideas. इन्होंने ज़्यादा spread किया इन liberal nationalist ideas को, इन revolutions को. कहाँ पर we can say कि middle classes थी जिन्होंने इन revolutions को जो liberal nationalism से related थे spread किया
यूरोप के पार्ट्स में। तो सबसे पहले सोचो कहाँ पर रेवोल्यूशन आया होगा। सो आपको वहीं पे स्टिक रहना है, मेटरनिक पे, जिन्होंने कहा था व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो वैसा हुआ भी। जुलाई में फिर से आप देखोगे एक रेवोल्यूशन लेड हुआ, कहाँ पर, फ्रांस के अंदर। वो 1789 वाली रेवोल्यूशन नहीं है ये आपकी कंजर्वेटिव रिजीम के सेटअप होने के बाद वाली रेवोल्यूशन है, 1830 में जो स्टार्ट हुई थी यहाँ पे। सो लुक हियर, द बर्बन किंग्स हु हैज बीन रिस्टोर्ड टू पावर during the conservative reaction after 1815 were now thrown by liberal revolutionaries। तो दोबारा से फिर से एक बार क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ यहाँ पर, किसका, बर्बन डायनेस्टी का। बड़े वी कैन से कॉन्फिडेंस के साथ में पावर में आए थे ये लोग कि चलो नेपोलियन गया, हमारा दोबारा से चांस आया, लेकिन बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक ये रूल नहीं कर पाए। बाद में भी आप देखोगे फिर से जुलाई में रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस के अंदर, और फिर से दोबारा से बॉर्बन किंग्स को हटा दिया गया और कंजर्वेटिव रिजीम को उस तरह से हटा दिया गया, कहां से, फ्रांस से। सो लुक फर्दर, दे इंस्टॉल्ड अ फ्रांस इन फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुई फिलिप बिकेम इट्स हेड। तो अब ये बॉर्बन किंग्स को हटा दिया गया, मोनार्की सिस्टम को खत्म किया गया, लेकिन हाँ फिर भी मोनार्की सिस्टम रहा, लेकिन एक नए वे में कैसे, मोनार्क था लेकिन केवल नाम के लिए, क्योंकि उनकी पावर्स को अब कंट्रोल किया गया, चेक किया गया बाय व्हाट, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यू विल सी हियर, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया जिसके अकॉर्डिंग रूलर को रूल करना था, जिसके थ्रू आप देखोगे कि उनकी पावर्स को चेक कर लिया गया कि देखो अब आप कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर सकते, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना होगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दी किसको गई, बेसिकली इसका हेड किसको बनाया गया, लुई फिलिप को। Further, you will see sparkled in uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. So वैसे ही फ्रांस ने स्नीज किया, बाकी यूरोप में कोल्ड होना ही था। तो अब कोल्ड कहाँ पे आया फ्रांस के बाद में, बेसिकली यानी कि रेवोल्यूशन हुई कहाँ पे, दूसरी, ब्रुसेल्स में। आप देखोगे जो बेल्जियम की कैपिटल थी, तो फ्रांस के बाद में इनको लगा अच्छा फ्रांस ने फिर से फ्रीडम गेन कर ली है, तो हम क्यों पीछे रहे। तो ब्रुसेल्स में भी ये रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है, जिसके थ्रू नेदरलैंड्स के अंडर में जो पार्ट था बेसिकली बेल्जियम का, उसको वहां से हटा दिया गया, और क्या हुआ, बेल्जियम को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया। सो एट द एंड यू विल सी दैट इट बिकेम ट्रू दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल द यूरोप कैचेस कोल्ड, क्योंकि फ्रांस को स्नीज हुआ, बेल्जियम ने कोल्ड को कैच किया, उसके बाद किसने किया, सो दिस इज हियर। अब देखोगे केवल ब्रुसेल्स नहीं बल्कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी लेड हुई, यानी कि ग्रीस में भी आप देखोगे वहां पर भी रेवोल्यूशन लेड की गई। जो फ्रांस के बाद में बेल्जियम के बाद में ग्रीस। अब ग्रीस बहुत इंपॉर्टेंट था यूरोपियंस के लिए। इंपॉर्टेंट कैसे था, क्योंकि ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा गया, और उनको लगा कि अच्छा ग्रीस तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इसको हम कैसे मोनार्कल कंट्रोल में रख सकते हैं, और वो भी ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट रहा है, उसको ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, इसको तो फ्री कराना ही कराना पड़ेगा। सो लेट्स सी हियर ग्रीस में क्या हुआ और कैसे इसको इंडिपेंडेंट बनाया गया। So, an event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe, that we have already seen, कि एक जो इवेंट था जो स्टार्ट हुआ फ्रांस से, उसने कहीं ना कहीं हर एक यूरोप के इलीट वी कैन से जो क्लास थी उसको बहुत ज्यादा एक्टिव कर दिया। तो केवल फ्रांस में नहीं, केवल बेल्जियम में नहीं, केवल ग्रीस में नहीं, बल्कि बाकी पार्ट्स में भी आप देखोगे कि जो इलीट क्लासेस थी ना, इन्होंने रेवोल्यूशन को लेड किया। सो ग्रीस बिकेम पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी से ग्रीस कंट्रोल में था किस एम्पायर के, ओटोमन एम्पायर के। So the growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among us the Greeks, which began in 1821। तो ये जो revolutionary nationalism की जो spark शुरू हुई थी कहाँ से, फ्रांस से, वो पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। अब वो पहुंची कहाँ पे, ग्रीस में आप देखोगे, और ग्रीस को स्पार्क ने कैच किया, एंड बिकॉज ऑफ इट ये रेवोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट हुई कब, 1821 में। मार्क कर लेना इस डेट को, इस ईयर को भी अपनी बुक में। Further, you will see nationalists in Greece got support not only the Greeks who were living in their part, but also from the Greeks who were in exile, and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture। अब जब 11th क्लास में जाओगे, मैं अभी तक 9th क्लास से कनेक्ट करती आ रही थी, लेकिन हाँ आपका फ्यूचर भी मैं बता रही हूँ, अगर आप हिस्ट्री
ऑप्ट करते हो 11th क्लास में जाके, तो आप वो ये सब वहां पर पढ़ोगे बहुत डिटेल में जा करके कि कैसे जो ग्रीक कल्चर था बहुत इंपॉर्टेंट था यूरोपियंस के लिए। रोमन एम्पायर आप पढ़ोगे, उसका ये पार्ट रहेगा। सो आप देखोगे कि ग्रीक जो कल्चर था ना, क्योंकि इसको क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा गया था, इसलिए जो पूरा यूरोप था ना, वो उसकी नजरों में एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती थी। किसके लिए? ग्रीक के लिए। तो आप देखोगे कि वो उन ग्रीक्स ने तो सपोर्ट किया ही इस रेवोल्यूशन को जो ग्रीस में रह रहे थे, बल्कि जो एग्जाइल पर थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। एंड उसके अलावा जो वेस्टर्न यूरोपियन थे, उनकी भी सिंपैथीज थी किसके साथ में? ग्रीक लोगों के साथ में, कि हाँ इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑटोमन एम्पायर से। सो यू विल सी हियर नॉट ओनली द पीपल but also the artists and the poets supported Greece. They lauded Greece as the cradle of the European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against Muslim empire. इसको आप आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ोगे जाके, जिसमें आप रोमांटिक इमेजिनेशन में इसको पढ़ोगे कि कैसे पोएट्स और आर्टिस्ट ने, राइटर्स ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इन रेवोल्यूशंस को स्प्रेड करने में पूरे यूरोप में। सो आप यहाँ पर भी देखोगे कि पोएट्स ने, आर्टिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने दिखाया ग्रीस को कि ये देखो, ये तो आपका क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है, तो आपको तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा मुस्लिम एम्पायर से इसको इंडिपेंडेंट कराने के लिए, इसको मुक्त कराने के लिए वहां से। सो फाइनली ग्रीस इंडिपेंडेंट हो जाता है किस ट्रीटी के थ्रू? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर वन मार्कर पर्पसेस। सो 1832 में ये जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल थी, इसको साइन किया गया और फाइनली इट वाज डिक्लेयर्ड कि ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट होगा। तो ऑटोमन एम्पायर का रूल यहाँ से खत्म 1832 में, और अब ग्रीस बन जाते एक इंडिपेंडेंट स्टेट। तो हमने फ्रांस को फ्री करवा लिया दोबारा से, हमने बेल्जियम को भी फ्री करा लिया दोबारा से, और आपका ग्रीस भी अब फ्री हो चुका है ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से। लेकिन एक पर्सन जिनका नेम यहाँ पर दिया हुआ है, वो इज लॉर्ड बायरन। सो लॉर्ड बायरन थे कौन? एक छोटा सा रोल यहाँ पर दिया गया इनका। एक इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया, लड़े वो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। उन्होंने इवन फंड्स को ऑर्गेनाइज किया, वो लड़ने गए वॉर में ग्रीस की फ्रीडम के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहां पर उनकी डेथ हो जाती है फीवर की वजह से 1824 में। तो बहुत ज्यादा अपना वी कैन से पार्टिसिपेशन नहीं दे पाई, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी वी कैन से ही बिकेम पॉपुलर, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने फंड्स इकट्ठे किए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था इनिशियल स्टेजेस में ग्रीस की रेवोल्यूशन को। सो बाय दिस आवर टॉपिक इज फिनिश्ड। इन नेक्स्ट क्लासेस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोमांटिक इमेजिनेशन और हंगर, हार्डशिप एंड ऑल। ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप दैट दिस टॉपिक वाज इजीली अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। अगर नहीं तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट्स हैं। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे फॉर टुडे। थैंक यू so much.